नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी भी की। तो अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर किसी भी प्रकार का ठोस आरोप साबित नहीं होता है। इस फैसले के बाद केजरीवाल भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया था, जबकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में केवल ईमानदारी को महत्व दिया है। इस घटनाक्रम के बाद उनके परिवार ने घर पहुंचने पर उनका स्वागत किया, जहां उनकी पत्नी सुनीता ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य की हमेशा विजय होती है और कोई भी शक्ति ईश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। इस मामले में दोनों नेताओं को पहले जेल भी जाना पड़ा था, जिससे राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया। उनके वकील ने बताया कि अदालत ने सभी तथ्यों का गहन अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि आरोप निराधार है। आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था। वहीं अदालत के इस फैसले के बाद यह संदेश गया कि न्यायिक प्रक्रिया में अंततः सत्य सामने आता है और बिना पर्याप्त प्रमाण के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, ईमानदारी कमाई। इन्होंने झूठा केस लगाया, साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान मत कीजिए। सिटिंग आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सब लोग समझदार लोग हैं। अब आप इस बात को समझिए, ईडी के पास अपने पैर नहीं है। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। तो ईडी का केस तभी खड़ा होता है जब कोई सीबीआई के अंदर केस हो, एसीबी में केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस में केस हो। तो क्या करती है ईडी? ईडी कहती है भाई कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। समझ लो। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई से तेज ईडी दौड़ने लगती है। 600 जगह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फर्जी केस लगा करके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, हमारे सांसद को उठा करके जेल में डाला, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी
इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ये बड़ी राहत यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो क्लीन चिट मिली है उसके बाद मानी जा रही है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए और उनके नेताओं के लिए बहुत बड़ी खबर, इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती है, क्योंकि जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया और उस कोर्ट के सीट में ये लिख दिया कट्टर ईमानदार शब्द जो इसमें इस्तेमाल करा है, तो उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने तुरंत ही राजनीतिक तौर पर लपक लिया कि नहीं, हम जिसको कहते आए थे वो कोर्ट द्वारा भी दोहराया जा रहा है। मुझे लगता है बात यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ से दूसरा एक अध्याय यहाँ से शुरू हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी जब 13 में जब फाउंड हुई थी, उसके बाद से ये लग रहा था कि एक विकल्प के तौर पे भारतीय राजनीति में ये उभरी है। और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने पहला चुनाव जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता दिल्ली का, तो एक भारतीय राजनीति में खलबली मच गई थी कि नहीं, राजनीति में ऐसा आया है जो बड़े बड़े को राजनीति खा जाएगा। तो ऐसा यथाकथा बड़ी पार्टियों को भी होने लगा था और उसके तस्वीरें हम सब लोगों ने देखी भी, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक तौर पे जनता जो बीच में आई और आपस में जो बढ़ते कदम होती रही है टांग के चाऊ, तो उसको देखते हुए ये सब चीजें हुई, क्योंकि ये बातें आज सिद्ध हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ना सीबीआई का दोष दे रही है, ना वो पुलिस प्रशासन या किसी एजेंसी को दोष दे रही है, वो सीधे सीधे अमित शाह और मोदी का नाम ले रही है जी कि इन दोनों ने मिलके हमारे ऊपर झूठा केस लगवाया, षड्यंत्र करा, जो आम आदमी पार्टी पहले दिन से कहती आई है। लेकिन साहिल, यहाँ पे जब आप समीक्षा करते हो ना इस पे पूरे केसेस को निष्पक्ष तौर पे, तो ये लगता है कि कानून व्यवस्था में और हमारे लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि झूठा केस लगने में तो 182 का होता है जी कि अगर कोई झूठा केस लगाता है तो कोर्ट उसके ऊपर सजा देती है, तो यह दिखाई देती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए राजनीतिक पूरी व्यवस्था में। अगर झूठा केस साबित होता है, चाहे सीबीआई करे या कुछ करे, उसको उतने दिन ही जेल में रहना देना चाहिए और डालना चाहिए जितनी देर वो निर्दोष व्यक्ति जेल में रह के आया है। ये तो सिद्ध हो गया। आम आदमी पार्टी की जितनी टॉप लीडरशिप रही है, चाहे उसमें केजरीवाल साहब हो जाए, मनीष सिसोदिया हो जाए, संजय सिंह हो जाए, और टोटल ओवरऑल 23 लोगों को बरी करा गया है इसमें। अब इसमें तकरीबन सभी लोग आ गए हैं पूरी। लेकिन रमेश जी, जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक इस तरीके की व्यवस्था का निर्माण यहाँ पर जरूर होना चाहिए, और क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है अगर हम बात करें, क्योंकि जब से ये केस चल रहा था, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, या बाकी के जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिनके ऊपर इस पूरे मामले की गाज जो गिरी थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई, और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में हमने उसका परिणाम भी देखा। और शायद अब क्लीन चिट मिलना, आम आदमी पार्टी अपनी जीत भले ही मान रही हो, लेकिन एक बड़ा खामियाजा यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने ज़रूर भुगता है। नहीं, वो भुगत चुकी है उसको। मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा, कोई निर्दोष व्यक्ति जब जेल में जाता है और कोर्ट फिर 1 साल 2 साल बाद ये कह दे कि ये झूठा केस था, तो क्या उसकी भरपाई वो व्यक्ति अपने उतने वक्त, जितने वक्त वो अपने बीवी बच्चों से दूर रहा हो, दोस्त यारों से दूर रहा हो, अपने समाज से दूर रहा हो, और चूंकि यहाँ पे एक बड़े व्यक्ति विशेष से केस जुड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के साथ में, वो देश के भविष्य,
दिल्ली को उन्होंने चलाया, दिल्ली को पूरा रिप्रेजेंट उन्होंने करा है, उनके ऊपर कानों पे बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना, वो भी निर्दोष तरीके से, तो यहाँ पे खामियाजा मुझे लगता है उन लोगों ने नहीं भुगता है, पार्टी ने भी भुगता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भुगता है, इवन दिल्ली की जनता ने भी भुगता है। क्योंकि ये केस तब शुरू हुआ था जब वो सिटिंग सीएम थे, उस दौरान उनको जेल में डाला गया था। तो जाहिर सी बात है, पहले आम आदमी पार्टी के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती थी कि पूरी कैबिनेट तिहाड़ जेल में पहुंच गई है, तिहाड़ जेल से उनकी सरकार चल रही है जी। तो जाहिर सी बात है उस समय केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, ये किसी भी तरीके से राजनीति कोई फैसला तो ले नहीं पा रहे थे, मीटिंग्स नहीं ले पा रहे थे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो इस पूरे को अगर एपिसोड को समझो तो इसका खामियाजा दिल्ली की जनता ने भुगता है। लेकिन आप सही कह रहे हो, इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पे आम आदमी पार्टी मुझे लग रहा आज से और बड़ी हो गई है। केजरीवाल जिस तरीके से मीडिया में आते हैं और आंसू बहाते हैं, आपको पता है कि केजरीवाल की राजनीति भावनात्मक पहलुओं पे ही टिकी रही है। बिल्कुल, और उन्होंने इस बात के सबूत भी दे दिया। जैसे ही वो बाहर निकले, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर आरोप लगाए, तो उसका साफ तौर पर मतलब जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घेरती हुई नजर जरूर आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये पूरा जो ढीकरा है वो सारा का सारा आम आदमी पार्टी अमित शाह जी और मोदी जी के ऊपर फोड़ रही है। वो किसी थर्ड पर्सन का नाम ही नहीं ले रही है। अब आने वाले समय में पंजाब का चुनाव नजदीक है, उससे पहले बंगाल का चुनाव है जी, फिर आपको आम चुनावों में 2 साल के बाद में जाना है। तो इस दरमियान आम आदमी पार्टी ये बड़ा मुद्दा राजनीतिक तौर पे बनाएगी और ये प्रचार करेगी, पूरे देश में जाके प्रचार करेगी। देखिए हमारे साथ में हमारे बढ़ते कदम को अमित शाह जी ने कैसे रोका, मोदी जी ने कैसे रोका, ये प्रचार ये लोग करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। और देखो राजनीतिक तौर पे मुझे लगता है कि इतनी नैतिकता साहिल जी किसी के ऊपर रही नहीं कि इस तरह के आरोप से किसी को थोड़ी बहुत भी शर्म आए, क्योंकि राजनीति जो है वो बेशरम हो गई है। जहाँ झूठ, फरेब, मक्कारी अगर आपके भीतर नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर पाओगे जी। तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना आम आदमी पार्टी के ऊपर फर्क पड़ता है, ना उनके ऊपर फर्क पड़ता है। मैं केजरीवाल जी की अगर बात करूं, केजरीवाल जी के ऊपर जब इतने बड़े लांछन लगे या कुछ भी लगे, कोई अगर सामान्य व्यक्ति होता तो राजनीति से उसी दिन इस्तीफा दे देता जी, कि अगर इतनी गंदी राजनीति है तो मैं इस राजनीति में कभी पैर रखना भी मुनासिब नहीं समझूंगा, चले जाऊंगा। लेकिन फिर भी टिके रहे। उनको पता था अगर खुदा न खास्ता ये फैसला ना आता, वरी ना होता, तो क्या राजनीतिक पारी खत्म कर देते आम आदमी पार्टी या उनके नेता? नहीं, वो चलते रहते जी। आज का आप पूरे राजनेताओं की अगर बात करो तो 80% कन्विक्शन रेट है। कई ऐसे नेता हैं जो कन्विक्टेड हैं बड़े बड़े केसेस में जी, लेकिन फिर भी उनकी राजनीति चल रही है जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी कर दिए गए हैं। एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए इसे माना जा रहा है। और बरी होते ही अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ये षड्यंत्र रचा उन्हें बदनाम करने के लिए। उधर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक दिशा और विकास को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार विदेश निवेश से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को लगातार सरल बना रही है ताकि निवेशकों के लिए माहौल अधिक स्पष्ट, भरोसेमंद और अनुकूल बन जाए। आपको बता दें कि साथ ही दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने के उद्देश्य से बॉन्ड मार्केट को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आर्थिक ढांचे को स्थिरता और गति मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि 21वीं सदी का लगभग 1/4 समय बीत चुका है और वर्तमान समय देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और बीते वर्षों में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश ने असाधारण मजबूती और लचीलापन दिखाया है।
इस प्रगति के पीछे निरंतर सुधारों की नीति, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सरलता और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने जैसे प्रयासों का बड़ा योगदान है। उनका मानना है कि देश आज भी निरंतर सुधारों की राह पर आगे बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में आर्थिक विकास और अधिक सुदृढ़ और व्यापक होगा। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। अगर आप स्वयं के सेवा में सोचे तो आपके जीवन का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कालखंड बीत चुका है। अब हम देश की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में हैं। ये वो समय है जब हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और साथ ही भारत पिछले 1 दशक में भारत ने असाधारण रेजिलियंस दिखाई है और ये संयोग से नहीं आई है। हमारी रेजिलियंस कन्विक्शन ड्रिवन रिफॉर्म्स की देन है। हमने प्रोसेसेस को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का विस्तार किया है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है और आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें न केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। वहीं अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के सभी प्रमुख मार्गों और आयोजन स्थलों पर सघन सुरक्षा बल तैनात किया गया है, जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों की विशेष टीम शामिल है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी कड़ी जांच और निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सके। इसके अलावा भीड़ नियंत्रण के लिए सीमित क्षेत्रों में प्रवेश की व्यवस्था की गई है और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी कैमरों और ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और आगंतुकों से सहयोग की अपील की है ताकि दौरे के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी किशोर हमारे साथ जुड़ गए। किशोर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल साहिल, मैं बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाइड विश्राम स्थली में सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर एसपी जी ने पूरी गाइड विश्राम स्थली को टेक ओवर में ले लिया है, जहां 5000 से अधिक जवान रहेंगे, जिसमें अलग अलग जगह पर जवानों को रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि की बात की जाए तो जो रूट मैप है जयपुर हाईवे का, उस रूट को भी बदला गया है। इसमें हम बता दें कि राजस्थान में सड़क व रोजगार पर बड़ा फोकस रहेगा। जयपुर में 286 करोड़ की लागत से और सांगानेर फ्लाईओवर मालपुरा गेट तक एलिवेटेड रोड का भी इसमें शिलान्यास होगा। लगभग 322 करोड़ रुपए की लागत से मालाबेरी मंगरोल बाला राज्य मार्ग का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह के शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और कई नियुक्ति पत्र जो है 21,863 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। जी बिल्कुल। और किशोर, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी कड़ी जांच यहां पर की जा रही है। भीड़ नियंत्रण और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखने की बात निकलकर सामने आ रही है, तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? और बिल्कुल बता दें, अजमेर पुलिस ने काफी जवान वहां लगाए हैं, जिसमें आरपीएस और आईपीएस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां एसपीजी के लोग भी मौजूद हैं। इसके अलावा सीआईडी और अलग अलग टीमें मौजूद है, जिसमें बता दें कि NH 8 पर भी जो भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। कैड में लगभग 10,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके से जो इंतजाम है पूरे किए जा चुके हैं। जी चलिए किशोर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अजमेर में तमाम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। अधिकारी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी कड़ी जांच देखने को मिल रही है। उधर मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को निपानिया में स्थित अपने कुल देवता के मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। उनके साथ उनके पुत्र आकाश और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। मंत्री ने मंदिर में परिवार के सदस्यों के साथ पूजा अर्चना की और इसके बाद भंडारे का शुभारंभ भी किया, जो शाम तक जारी रहा। उनके आगमन पर न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में समर्थक कटारमल मंदिर पहुंचे और उनका फूल मालाओं से स्वागत भी किया। इस अवसर पर मंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं और मांगों को भी सुना। कार्यक्रम में धार्मिक आस्था और सामाजिक सहभागिता का मिश्रण देखने को मिला और क्षेत्रवासियों ने इस अवसर पर बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। पूर्वज यहीं रहते थे और ये जो स्थान है ये हमारे कुल देवता का स्थान है। तो यहाँ जब मंदिर बनाया, हमारे माताजी और पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि यहाँ मंदिर बने। तो मंदिर बनाया जब 6 फरवरी 11 साल पहले बनाया, 26 फरवरी 11 साल पहले बनाया था। हर साल हमने तय कर लिया 26 फरवरी को हम आएंगे, परिवार से पूजा पाठ करेंगे और यहाँ भंडारा रखेंगे। आसपास के हमारे जितने भी गांव के परिवार के लोग हैं सबको बुलाएंगे, कन्याओं का पूजन करेंगे और उनको दक्षिणा देंगे। ये हर साल पिछले 11 साल से चल रहा है और हमें बड़ा गर्व है कि हम हमारे पूर्वज इस छोटे से गांव से निकलकर राजगढ़ गए, राजगढ़ से इंदौर आए और इंदौर में हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और आज हमारे परिवार की एक पहचान बन गई। तो निपानिया की बात करते और इंदौर की बात करते तो हमें गर्व होता। इंदौर जो भारत का पहला स्मार्ट शहर है और स्वच्छ भारत मिशन में भी मध्य प्रदेश सरकार ने काफी उपलब्धि हासिल की है। तो राजस्थान सरकार किस प्रकार से प्रेरणा लेकर के यहाँ पे स्मार्ट शहर बना है? नहीं, अभी तो सभी राज्य बना रहे हैं और राजस्थान में भी काफी अच्छा काम हो रहा है अभी भजन लाल जी के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि हमारे लिए भी टफ कंपटीशन है फिर से प्रथम आना, और हम सब मिलकर और एक दूसरे को प्रेरणा भी दें, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करें और देश प्रदेश का विकास करें, ये हमारा चिंतन। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के उस अध्याय पर रोक लगाने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उच्चतम न्यायालय के मानदंडों और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप है और इस पर केंद्र सरकार साथ ही राज्य सरकारें पूरी तरह से अमल करेंगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य न्यायपालिका और शिक्षा प्रणाली दोनों की विश्वसनीयता बनाए रखने की है और किसी भी आदेश का पालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। उनके बयान से यह संदेश गया कि सरकारी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्य करती रहेंगी और संवैधानिक जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा के साथ पालन भी करेंगी। उसमें मोदी जी ने और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है कि इस तरीके के पाठ कक्षा के छात्र छात्रा को नहीं पढ़ा रहे। इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं किताबों को हटाने का, उसकी कॉपी मार्केट में नहीं आना चाहिए, उसका केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उसका पूरा पालन करेंगी। सर, इजराइल में यूपीआई भी बहुत जल्द। उधर जालौर जिले की बागोड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच सुखी कंवर ने ग्राम पंचायत के प्रमुख तालाब के सौंदर्यीकरण और उसे आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को समर्पित किया गया है। सरपंच ने पत्र में बताया कि यह तालाब ग्राम पंचायत मुख्यालय के निकट क्षेत्रपाल मंदिर के पास स्थित है और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसके आसपास न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। समय समय पर मंदिर परिसर में मेलों और धार्मिक आयोजनों का आयोजन होता है जिससे क्षेत्र में भारी भीड़ जमा होती है। पत्र में यह सुझाव भी दिया गया है कि तालाब के चारों ओर आकर्षक संरचनाएं, बैठने की व्यवस्थाएं, रोशनी, स्वच्छता और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाए। ऐसा करने से यह स्थल धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्थानीय पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र बन सकता है। इसके अलावा इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सरपंच ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि इस परियोजना के लिए विशेष बजट स्वीकृत किया जाए ताकि धार्मिक भावनाओं का
सम्मान करते हुए तालाब का समुचित और आधुनिक रूप से विकास सुनिश्चित किया जा सके। उधर जयपुर में करोड़ों रुपए की जमीन डील को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। शहर के थाना चित्रकूट में एक मामले में कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता मनीष निठारवाल, जो मुरलीपुरा के निवासी हैं, ने आरोप लगाया है कि 10 मई 2024 को पल्लवी शिक्षा समिति से जुड़े कुछ व्यक्तियों ने 4C स्कीम माचड़ा स्थित 2 प्लॉटों समेत स्कूल संचालन से जुड़े सभी दस्तावेज, बस और अन्य सामान 4.51 करोड़ रुपए में बेचने का इकरार किया था। शिकायत में बताया गया कि तय शर्तों के अनुसार 10 नवंबर 2025 को संपूर्ण राशि का भुगतान कर संपत्ति की रजिस्ट्री करवा दी गई, लेकिन शिक्षा समिति से जुड़े अधिकार और मान्यता के दस्तावेज नहीं सौंपे गए। जब इस संबंध में आपत्ति जताई गई तो आरोपियों ने कथित रूप से इनकार कर दिया। इसके अलावा प्लॉट नंबर C 595 के उत्तर दिशा में स्थित लगभग 116.66 वर्ग गज सार्वजनिक रास्ते का फर्जी पट्टा तैयार कर रजिस्ट्री कराने का आरोप भी लगाया गया, जिससे 46.40 लाख रुपए की अतिरिक्त हानि हुई। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपियों में से एक ने स्वयं को प्रभावशाली बताते हुए पुलिस और प्रशासन में पहुंच का हवाला देकर धमकी दी, जिससे शिकायतकर्ता भयभीत हो गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, कटूरचना और कुटरचित दस्तावेज के उपयोग, आपराधिक षड्यंत्र और धमकी के तहत FIR दर्ज कर SI कमल सिंह को जांच सौंपी है। पुलिस ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी तथ्य सामने लाए जाएंगे। उधर राजसमंद जिले के कुवारिया क्षेत्र के बिनौल गांव में बागरिया परिवार को 4 दिनों से अपने 28 वर्षीय बेटे की तलाश में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार के अनुसार उनका इकलौता बेटा शंकरलाल सोमवार की रात घर से बिना किसी को बताए अचानक चला गया। परिजन उसकी देर तक वापसी न होने पर चिंतित हो गए और आसपास की खोजबीन शुरू की, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। पिता मांगीलाल बागरिया और बहन मीरा ने कुंवारिया, मादड़ी, देवरिया, वाणी, अमेठ सहित आसपास के कई गांवों में बेटे की खोज की, साथ ही रिश्तेदारों से भी मदद मांगी, लेकिन सफलता नहीं मिली। पिता ने बताया कि शंकरलाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है। इसके अलावा शंकरलाल के 2 छोटे बच्चे भी उनके लापता होने से परेशान हैं और घर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि शंकरलाल को जल्द से जल्द ढूंढकर सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। इस मामले में थाना कुंवारिया पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में युवक की तलाश में सक्रिय रूप से जुटी हुई है। सोमवार का 8 बजे निकला है, मेरा भाई है। जय भी वे तो यहाँ पे पता लगा देना, जय भी वे तो फोन कर देना मेरे को बता अपना। मैं रहता हूँ बनोल, मैं शंकर की बहन हूँ। मैं शंकर की बहन बोल रही। आपका वे तो आप पता, आप बनोल मैंने लगा देना। काई भी वे तो पता, काई भी वे तो लड़का का पकड़ के रखा और मैं रिपोर्ट दी थी। अरे कोई थोड़ा मैं रिपोर्ट दे मिली है। जय भी वे तो कानून करना। आप नाम बोलो था। मीरा हमारा नाम। कट रहे हो मनोज कई समस्या है? हमारे एक सोरो है जो गमजियो है, जिसका नाम शंकर है। जाने के कई बार को सोमवार को दिन 8 बजे रात को वो निकलो लगो है, जो भी कोई पत्तो ही कोई नहीं। 5-10 गाँव में हमारियो भी कोई पत्तो नहीं, वे नाने हमारियो पत्तो ही कोई नहीं। मैं खूब गाँव में दौड़तो भी 8-9 दिन होती तो ही कोई पत्तो नहीं लागो है। कटे वे तो कटे समाचार कर जो ये फोटो कैसे कटे आज के दो रिपोर्ट दी? आज रिपोर्ट दी कटे कुमारी थाना आज रिपोर्ट थाना में दे नया रिपोर्ट ये फोटो कॉपी से बनाइयो। कटे वे तो समाचार कर जो हमारा लड़का की एकाएक ही छोरो है। कटे वे तो कटे नजर आई जावे तो मुँह बनोद रही हूँ। कता दिन गया गम्या ने? 4 दिन वे गया। 4 दिन वे गया। सोमवार को घूमे 4 दिन वे गया है। कोई पत्तो ही नहीं लागियो है। 5-10 गाँव में हमारे है, इन्हें कोई पत्तो पूछी नहीं। सोमवार का 8 बजे निकला है, मेरा भाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।